एंड दोस्तों, जैसे हम पुराने क्लास में अपने 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे, उसी प्रकार से आज पुनः हम 20 क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। चलिए अपनी जीके की तैयारी को चेक करते हैं कि हमारा जीके किस लेवल पे है और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे नॉलेज में हैं। जो नहीं हैं उन्हें सीखने का प्रयास करेंगे, जो हैं उन्हें पुनः रिपीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा संविधान सभा के विषय में आप इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए हमें। संविधान सभा की जब बैठक हुई थी, संविधान सभा की 3 बैठक लगातार हुई। 9 अगस्त को हुई, 11 अगस्त को हुई, 13 अगस्त को हुई, 1946 ईस्वी में हुई थी। तो 9 अगस्त को जब पहली बैठक हुई थी 1946 में, तो उसमें ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चयनित किया गया था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा के। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद जब द्वितीय बैठक हुई, द्वितीय बैठक यानी 9 अगस्त को प्रथम हो गई, तो 11 अगस्त को जो द्वितीय बैठक हुई उसमें ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से, यहाँ पे अस्थायी पूछा गया है, न कि अस्थायी पूछा गया। अगर अस्थायी पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वो हम टिक करेंगे, और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो यहाँ कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। राष्ट्रपिता, अब ये तो बताने वाला कोई क्वेश्चन है नहीं। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों को पता होगा। तो राष्ट्रपिता हम किसे कहते हैं, तो राष्ट्रपिता हम कहेंगे महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता, इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता। तो यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपिता पूछा गया, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो सेना के विषय में अगर जानकारी हम लें तो सेना हमारे पास, आप जानते हैं कि सेना को 3 भागों में हम डिवाइड करके देखते हैं। एक आपकी थल सेना है, एक आपकी वायु सेना है और एक आपकी जल सेना है। थल सेना, वायु सेना और जल सेना। जल सेना को नौसेना के नाम से भी हम जानते हैं, नौसेना भी जल सेना को ही कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नौसेना के इस समय जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो नाम हमारे पास हैं DK त्रिपाठी, अमरप्रीत सिंह, बिपिन रावत और उपेंद्र द्विवेदी। तो अगर इनमें हम देखें तो वो आप नौसेना का यूनिफॉर्म आप देखिएगा तो ये वाइट कलर का यूनिफॉर्म होता है। अगर इनके यूनिफॉर्म के रिबन को अगर हम जूम करके देखें तो आप देख रहे हैं कि इनके नेम प्लेट पे लिखा है दिनेश के त्रिपाठी, दिनेश के त्रिपाठी यानी DK त्रिपाठी। तो भारत के वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो भारत में नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो DK त्रिपाठी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान एशियम अध्यक्ष कौन है। एशियम अध्यक्ष, सॉरी थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है इसमें, एशियम अगर लगा हुआ है तो इसमें अध्यक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एशियम का फुल फॉर्म ही है एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल यानी वायुसेना के प्रमुख को हम एयर चीफ मार्शल बोलते हैं, एयर चीफ मार्शल के नाम से उनको जाना जाता है। तो इस समय भारत के वर्तमान एयर चीफ मार्शल जो हैं वो अमरप्रीत सिंह जी हैं। ये हैं आपके अमरप्रीत सिंह जी। ये अमरप्रीत सिंह जी वायुसेना के इस समय प्रमुख हैं। और वायुसेना का यूनिफॉर्म आप देख रहे हैं, अभी हम देखें नौसेना का यूनिफॉर्म वाइट कलर का था और ये वायुसेना का यूनिफॉर्म है जो हमें ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान थल सेना के अध्यक्ष कौन है। अभी हमने सेना के विषय में देखा कि सेना हमारे पास वायुसेना, जल सेना और थल सेना। तो वायुसेना का हम देखे हैं, अभी वायुसेना का भी हम देखे हैं कि वायुसेना के प्रमुख कौन थे, अमरप्रीत सिंह जी। नौसेना के प्रमुख कौन थे, DK त्रिपाठी जी। अब देखिए ये थल सेना का अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो थल सेना का अध्यक्ष जो है ये DK त्रिपाठी जी। अभी हम देखें DK त्रिपाठी जी जो है वो तो किसके थे, तो वो थे जल सेना के। अमरप्रीत सिंह जी को अभी हम देखे हैं, ये वायुसेना के थे, यानी ये नौसेना के थे, ये वायुसेना के थे। और बिपिन रावत जी जो है अब इस समय है नहीं,
तो अभी हमारे पास ऑप्शन बचता है उपेंद्र त्रिवेदी। सॉरी, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, ये त्रिवेदी नहीं, ये द्विवेदी होगा। त्रिवेदी नहीं, ये क्या होना चाहिए, द्विवेदी होना चाहिए। तो ये जो नाम उपेंद्र त्रिवेदी लिखा है, ये उपेंद्र त्रिवेदी नहीं, ये त्रिवेदी की जगह द्विवेदी होगा। तो इस समय थल सेना के जो प्रमुख हैं वो हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो पहली बात जानते रहिए, रजिया सुल्तान जो है ये दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। दिल्ली सल्तनत में इनका नाम है। और दिल्ली सल्तनत में जो है, आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में अगर वंशों की शुरुआत की हम बात करें तो सबसे पहले आप जानते हैं गुलाम वंश से शुरुआत हुआ था। और गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का स्थापना किया था। और गुलाम वंश जो है आप जानते हैं 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश प्रारंभ हुआ था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका पहला शासक बना था। गुलाम वंश के बाद जो है बाबर आप जानते हैं कि ये मुग़ल साम्राज्य में आता है। मुग़ल साम्राज्य में बाबर का नाम आता है। बलबन और इल्तुतमिश ये सब दिल्ली सल्तनत के शासक हैं। तो रजिया सुल्तान जो बेटी थी वो कुतुबुद्दीन की बेटी नहीं थी, बलबन की बेटी नहीं थी, ये थी इल्तुतमिश की। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। पुनः याद रखिएगा, ये एकमात्र जो है महिला शासिका थी उस समय, क्योंकि उस समय जो दिल्ली सल्तनत पे शासन करते थे उस समय महिलाओं को वो शासन करने का उतना अधिकार प्राप्त नहीं था। इनको पर्दे प्रथा के तहत ये लोग पूरी तरह से ये पर्दे से आच्छादित रहती थी। लेकिन रजिया सुल्तान जो है ये पहली महिला थी जिसने शासिका के रूप में उस समय जो है ये जनमानस के पटल पे आई और ये पहली शासिका मानी जाती है। और अगर बेटी की बात करें तो ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिका किसने लिखा था? तो इंडिका एक किताब का नाम है। इंडिका जो है इसमें जो है मौर्यकालीन घटना का वर्णन है इंडिका में। और मौर्यकालीन घटना के वर्णन के साथ साथ इंडिका लिखा किसने था? तो इंडिका को लिखा था किसने? मेगस्थनीज ने। इंडिका को किसने लिखा था? मेगस्थनीज ने। इंडिका को मेगस्थनीज ने लिखा था। मेगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर जो था उसका राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर की अगर हम बात करें तो यह सिकंदर का राजदूत था। इस बात को याद रखेंगे, सिकंदर का सेल्यूकस निकेटर और सेल्यूकस निकेटर का जो है मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज ने ही किसकी रचना की थी? मेगस्थनीज ने किसकी रचना की थी? तो इंडिका नामक पुस्तक की। इंडिका में किसका वर्णन है? तो यह मौर्यकालीन घटना का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनंद मठ किसने लिखा था? आनंद मठ की रचना जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ये हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, आप इनको देख सकते हैं इस तस्वीर में। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ये हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने ही इंडिका लिखी थी, नहीं सॉरी, आनंद मठ की रचना की थी। और आनंद मठ में ही हमारे देखिए राष्ट्र के संबंध में दो चीज़ें हमारे पास, एक राष्ट्रगान है और एक राष्ट्रगीत है। एक राष्ट्रगीत है और एक राष्ट्रगान है। तो राष्ट्रगान आप जानते हैं, राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? तो राष्ट्रगान की रचना आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा हुई थी। और राष्ट्रगान जनगण मन है। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है ये हमारा राष्ट्रगीत है। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा लिखित आनंद मठ जो है इसी में इसका जो है वर्णन दिखाई पड़ता है। तो आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो आनंद मठ की रचना जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की थी। आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो आनंद मठ की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले सीडीएस कौन थे? पहले सीडीएस का मतलब क्या है? सीडीएस का मतलब क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये इस पद का जब सृजन किया गया था तो उस समय ये जो है सीडीएस के तौर पर पहले भारत के सीडीएस बनाए गए थे जनरल बिपिन रावत जी को पहला सीडीएस बनाया गया था। लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
संविधान के किस भाग में सभा करने की स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता से संबंधित है ये बात। स्वतंत्रता, आप जानते हैं कि हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिसमें पहला अधिकार हमारा समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार आप जानते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार से ही आप समझिए, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार में है। और मौलिक अधिकार आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे ये संविधान के भाग 3 में निहित हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार निहित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग की खोज किस काल में हुई थी? आग की खोज किस काल में हुई थी? तो आग की खोज जो है वह पुरापाषाण काल में हुई थी। मध्यपाषाण नवपाषाण काल में जो है, नवपाषाण काल में हमारा पहिए का खोज किया गया था। पहिए का खोज किया गया था। पुरापाषाण काल में हमारा आग का खोज किया गया था। नेक्स्ट, आग देखिए, आग की उत्पत्ति जो है ये लोग कर रहे हैं। 2 पत्थरों को टकराने से जो चिंगारी उत्पन्न होती थी, उससे आग का ये लोग उद्भव किए और आग का प्रयोग करना सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो आप देखिएगा तो ये जो बिहार है हमारा, इस बिहार में आप देखिएगा, ये जो बिहार है, इस बिहार में आप यहाँ से हमारी गंगा नदी निकलती है और यहीं पे हमारा सोन नदी जा कर के गंगा में मिलती है। तो सोन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? ये आपकी ये गंगा नदी हो गई। और ये गंगा नदी में ही जाके सोन नदी मिलती है। और ये जो है दक्षिणी बिहार की नदी है। ये दक्षिण बिहार है आपका, दक्षिण बिहार की नदी है सोन नदी। तो सोन नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? तो वह है गंगा की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि अभयारण्य किस जिले में है? वाल्मीकि अभयारण्य जो है यह पश्चिमी चंपारण जिले में है। वाल्मीकि अभयारण्य किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यानी ये बिंदु पूछा जा रहा है। तो यहाँ सबसे पूर्वी बिंदु जो है उसे हम किबीथू के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वह है किबीथू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने किया था? क्रेस्कोग्राफ क्या है? क्रेस्कोग्राफ क्या है कि अगर कोई पेड़ पौधा या वनस्पति है तो वह भी सांस लेता है, वह भी हमारी तरह भावनाओं से फलीभूत है, उसे भी आभास होता है। ये हमारे क्रेस्कोग्राफ की सहायता से इस चीज़ को मापने में काम लाया गया। और इसकी खोज जो है वो किए थे हमारे जगदीश चंद्र बोस जी ने किया था क्रेस्कोग्राफ की खोज। और उसमें उन्होंने कहा था कि प्लांट्स कैन आल्सो फील एंड ब्रेथ, ये उन्होंने बताया था इस क्रेस्कोग्राफ के ये सहायता से माप करके। तो क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? तो क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी किसने? जगदीश चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के, ऑस्कर, फिल्म फेयर। फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी है, लेकिन दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये इंडिया में दिया जाता है। भारत का फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन इसमें भारत नहीं दिया गया है। फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जा रहा है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होगा? ऑस्कर। ऑस्कर जो है इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है, तो फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा ऑस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षमादान किससे संबंधित है? क्षमादान जो है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रपति से। यानी किसी भी व्यक्ति का दोष सिद्धि हो जाने पर उसे अगर सजा हो जाती है, वह सजा चाहे फांसी की हो या किसी भी प्रकार का दंड हो, उसे माफ़ करने का या उसे क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल जो है वह किस में निहित है? वह है राष्ट्रपति में। तो क्षमादान किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? अब आर्टिकल 72 आखिर में है क्या? तो आर्टिकल 72 जो है यह क्षमादान से ही संबंधित है। यह भी क्षमादान से संबंधित है आर्टिकल 72। और क्षमादान देने का अधिकार केवल है किसको? राष्ट्रपति को है। तो आर्टिकल 72 भी किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति को सज़ा को कम करने या माफ़ करने या मृत्यु की सज़ा को यानी फांसी की सज़ा को क्षमा करने का जो अधिकार है वह किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है। और वो किसके तहत है? वो आर्टिकल 72 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक हम कहते हैं, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। अब ये भारतीय अशांति का जनक इनको कहा जाता है, तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात जो है एक अंग्रेज थे जिनका नाम था वैलेंटाइन चर्चिल। वैलेंटाइन चर्चिल ने ये जो है इनको वैलेंटाइन चर्चिल ने इनको जो है भारतीय अशांति का जनक कहा था, लाला लाजपत ये बाल गंगाधर तिलक जी को। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरम दल के नेता थे। आप जानते हैं कांग्रेस में दो दल हो गए थे, 97 में दो हो गए थे, एक गरम दल और एक नरम दल। तो जो गरम दल था उसके सदस्य थे बाल गंगाधर तिलक जी, और बाल गंगाधर तिलक जी को ही भारतीय शांति का जनक कहा था वैलेंटाइन चर्चिल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले होगी? निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले होगी? 4 घटना हमारे पास लिखी है। एक हर्षवर्धन का राज्याभिषेक, गुप्त युग का आरंभ, सिकंदर की मृत्यु, शक युग का आरंभ। इसमें से कौन सी घटना सबसे पहले होगी? तो चलिए देखते हैं। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक का अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन का राज्याभिषेक आप जानते हैं 606 ईस्वी यानी एडी में हुआ था। ठीक। गुप्त युग का आरंभ, गुप्त युग का आरंभ भी ईडी से संबंधित है, लगभग 319 बीस के लगभग हुआ था। सिकंदर की मृत्यु जो है यह 323 बीसी में हुई थी, और शक युग का आरंभ ये भी 78 एडी में हुआ था। यानी हर्षवर्धन का राज्याभिषेक, गुप्त युग का आरंभ और शक युग का आरंभ, ये तीनों जो है ये एडी की घटनाएं हैं। लेकिन यहाँ सिकंदर की मृत्यु जो है यह किसकी घटना है? यह बीसी की है, यानी ईसा पूर्व की है। यानी 3 घटनाएं जो हैं वो ईस्वी की हैं, और सिकंदर की मृत्यु जो है वह बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट यानी ईसा पूर्व की घटना है। तो इन चारों घटनाओं में से सिकंदर की मृत्यु जो होगी वह सबसे पहले होगी। तो निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले होगी? तो सिकंदर की मृत्यु जो होगी वह सबसे पहले होगी। चलिए, तो ये हमारा 20 क्वेश्चन का सेट रहा। अगर ये आपके लिए कहीं से भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए या लगातार ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम ऐसे वीडियो को डिस्कस करते रहते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।